नर्मदे हर जुनून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शख्स हम सबके बीच हैं, वो लगभग हर परिक्रमा वासियों के साथ परिक्रमा में जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा संकलित पथ मार्गदर्शिका के रूप में सेवा ही साधना है को अपना मूल मंत्र मानने वाली इस मैया का नाम है सीमा वीरेंद्र चौधरी, जिसे हम सब सीमा मैया के नाम से, सीमा दीदी के नाम से जानते हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इतने बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा समय दिया है। धन्यवाद। और मैं इसीलिए चाहती हूँ आपसे समय मांगना, क्योंकि जब हम चल रहे थे तो आप मेरे साथ नहीं थी, पर आपकी मार्गदर्शिका के कारण हम आपको हमेशा याद रखते। आप इतनी यूजफुल हुई, और परिक्रमा करते समय बच्चे बच्चे के हाथ में ये एक मार्गदर्शिका है। तो उसके पहले तो आपका बहुत अभिनंदन कि आपने इतनी सबकी। आप थोड़े में आपका अपना परिचय देंगे प्रेक्षकों को? मेरा नाम सीमा वीरेंद्र चौधरी है और मेरा जन्म स्थल है वो नर्मदापुरम का है, और मेरा ननिहाल जबलपुर का है। हम लोग नर्मदा किनारे के लोग हैं। और मैंने जब से आँख खोली है अपने घर में, तब से मैंने परिक्रमा वासियों को मेरे घर में देखा है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि मैया हमारे डीएनए में है। क्या बात है। हम लोग उन्हीं को देख के बड़े हो गए, और इसलिए उनसे जो हमारा एक लगाव है, जो जैसे माई हम मेरे लिए वैसी हैं जैसे घर के मेंबर होते हैं, बिल्कुल वैसी है। मैं उनसे उसी तरीके से बातचीत करती हूँ जैसे हम अपने आप से मैं बात कर रही हूँ अभी। कभी कुछ रहेगा या मैं नर्मदा किनारे में रहूंगी तो मुझे उनसे मौन संवाद करना मुझे अच्छा लगता है, कि उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये एक, और अब रहते बम्बई में, शादी करके बम्बई में है। आज 35 साल हो गए मुंबई में रहते हुए मुझे। लेकिन माई का प्रताप बताइए, बोलिए जो भी कुछ बोलिए, कि 35 साल हो गए मुंबई में रहते हुए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन में मैंने कम से कम 100 बार मैया का नाम मेरे मुंह से कुछ ना कुछ कारणों से ना निकला हो। कुछ ना कुछ कारण ऐसे बनते हैं, लोग मुझे फोन करते, दिन भर मेरे फोन बजते नर्मदे हर, तो पूरे समय बोलते ही हैं हम उनसे। और नर्मदा की ही बात होती है तो समुद्र के किनारे भी रह के मैंने नदी को छोड़ा नहीं है। वो मेरे साथ ही चली है हर स्थान पे। सही है। तो ये कितने सालों से आप, मैं आपने पूछने वाली थी कि आपका मैया के प्रति रुझान कैसे रहा, तो अब ये तो पूछने का, जब आपने बोल दिया कि डीएनए में ही है, तो अब रुझान का सवाल ही नहीं है। तो आप मतलब किस समय आपने ये मतलब परिक्रमा, आपने कभी सोचा परिक्रमा करने का, कुछ सोचा आपने कभी? नहीं, सच बताऊं तो परिक्रमा करने का मेरे मन में कभी ख्याल नहीं बोलना चाहिए, मेरी मन में इच्छा नहीं हुई मुझे कि कभी मुझे पैदल परिक्रमा करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने घर में मैंने अपने नाना जी को सेवा करते देखा था, और जो मैंने उनसे सीखा वो यह था कि सेवा जो है वो बहुत अलग है। सेवा करना सबके बस की बात नहीं होती है। परिक्रमा तो एक बार कर लेंगे, लेकिन सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा हर सबको मिलती भी नहीं है, करना सबको मिलता भी नहीं है। अब हर आदमी कोई दूर दूर रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि सेवा करने के लिए सिर्फ नर्मदा खंड में ही आना जरूरी नहीं होता, आप जहां रहते हो वहां से भी सेवा कर सकते। तो वो एक शायद घर में वो देखते देखते मुझे उसमें ही मुझे अच्छा लगता था, वही मुझे अच्छा लगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपने परिक्रमा नहीं की, फिर भी आपको परिक्रमा वासियों के कष्ट कैसे दिखे? क्योंकि मार्गदर्शिका ने जो हेल्प की है ना सबकी, आज शाम को हम जब सब बैठते हैं परिक्रमा वासी ना, सब सुबह रात को एक बार देखते हैं, अच्छा कल कहाँ जाना है। तो ये इतना आसान नहीं है, ये आपने जो मार्गदर्शिका बनाई। जी हाँ। असली में क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से ही हमने अपने यहाँ परिक्रमा वासियों को देखा है, और वो आते थे, वो किस तरह से हमारे यहाँ से उनको सदाव्रत दिया जाता था। पहले तो परिक्रमा बहुत कठिन थी। आज से जो मैं 20 साल पहले की आपको बात बताऊं, बहुत कठिन परिक्रमा थी। तो उस समय का बहुत समय अलग था। यानी मैंने 50 साल में परिक्रमा के बदलते हुए स्वरूपों को देखा है, तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझती थी। और 10 साल से मैं अपना अन्न क्षेत्र चलाती हूँ जबलपुर के पास, शहपुरा और सैजपुर करके हाईवे पे एक गांव आते हैं, 2 गांव आते हैं। अच्छा।
1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। लेकिन हमारे उस क्षेत्र में मेरा मेन जो पर्पस था माई के किनारे अन्न क्षेत्र न चला के हाईवे पे चलाने का, क्योंकि हमारे उस क्षेत्र में सिंचाई बहुत होती है। अच्छा। तो जो हमारा जैसे ही परिक्रमावासी ब्रह्मांड घाट छोड़ता है और जब जबलपुर की तरफ चलता है उत्तर तट पर, तो इतनी सिंचाई होती है, रास्ते फिसलन वाले हो जाते हैं, स्प्रिंकल्स चलते हैं और माई के जल में से सीधी मोटर फिट रहती है खेतों में, तो परिक्रमावासी वहां से चल नहीं पाता है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग रोड पे आ जाते हैं। अब रोड पे आने से क्या हो गया, वहां पर रोड, देखिए आप कभी भी मार्क करेंगे रोड के ऊपर आश्रम नहीं होते, आश्रम होते हैं वो माई के किनारे होते हैं। तो जब हमारा गांव वहीं था, और मैं बहुत सारे आश्रमों में मदद करती थी, बहुत सारे आश्रमों में जाती आती रहती है, मेरा टच था हमेशा आश्रमों से। तो मैंने देखा कि परिक्रमावासी रोड से चलते हैं तो थोड़ी सी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनके भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि मैया उनके भोजन की व्यवस्था कहीं ना कहीं करती हैं। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है उसमें जो गांव का जो रास्ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर इनके ऊपर लोड कम आए तो अच्छा रहेगा। देखिए 1-2 परिक्रमावासी चलते हैं, 5-10 चलते हैं तो उनका सब जगह हो जाता है। लेकिन जब 100-100 की संख्या में लोग चलते हैं तो थोड़ा सा गांव के लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। तो ऐसे ही आते जाते रस्तों पे हाईवे से मैं आना जाना मेरा सब जगह रहता है, तो मेरे मन में ये चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं क्यों ना हाईवे पे ही एक व्यवस्था की जाए भोजन की। तो वो पूरा क्षेत्र मेरे परिचित लोगों का ही है, तो मैंने हमारे उस साइड के लोगों से बात की। वो तो सब बड़े खुश हो गए कि अरे दीदी, 10 लोग बोलने लगे कि आप हमारे वहां पे करिए, आप हमारे वहां पे करिए, ऐसा। तो फिर मैंने हर साल एक स्थान के ऊपर 21 दिन का अन्न क्षेत्र लगाने का सोचा। एक स्थान पे मतलब किसी जहाँ हर साल मेरे स्थान बदलते हैं। अच्छा। आप मार्गदर्शिका में भी देखेंगे किधर भी मेरा नाम आपको नहीं मिलेगा कि सीमा दीदी का अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है। अच्छा, तो आप, क्योंकि मेरा हर साल स्थान बदलता है। अच्छा। मेरा कोई फिक्स स्थान नहीं है। तो लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परिक्रमावासी को पता चली जाता है फेसबुक और सबके माध्यम से कि मेरा अन्न क्षेत्र कहाँ है, वो बराबर मिल जाते हैं मुझे। और मेरा हाईवे पे ही रहता है तो इतना कोई वो भी नहीं रहता है। तो ये 21 दिन आप वहां पे रहते हैं पूरा? हाँ, 21 दिन मैं खुद वहां रहती हूँ। और जैसे अभी आप ये बोलोगे कि आपको कैसे पता चलता है कि परिक्रमावासी आपके पास आ रहे हैं इस समय। तो देखिए, एक जो इतने साल हो गए मुझे परिक्रमावासियों के साथ में करते हुए, तो मुझे ये इतना समझ में आया कि जो एकादशी के दिन ओमकारेश्वर से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, वो बिल्कुल 2 महीने के आसपास हमारे जबलपुर क्षेत्र के आसपास पहुंच जाते हैं। हाँ, चलने की। अगर 25 किलोमीटर चलते हैं उस हिसाब से अगर अपन गिनती करेंगे तो 60 दिन में वो हमारे पास, हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं, जबलपुर क्षेत्र में। तो इसलिए हम 21 दिन का रख लेते हैं। तो उसमें हम 80% रोड से, हाईवे से चलने वाले परिक्रमावासियों को हम कवर कर लेते हैं। अच्छा। फिर तो क्या 2-4 परिक्रमावासी चलते तो उनका तो कौन से महीने में ज्यादा आते हैं आपके यहाँ? दिसंबर, जनवरी में। वो भी हमारी तारीख किस तरह से तय होती है, किस तारीख की एकादशी है, हाँ, उससे 55 से 60 दिन में गिन के अपना करती हूँ। हाँ। जैसे इस बार मेरा 1 जनवरी से। अच्छा, क्योंकि अभी 14 तारीख से उठाइए तो। हाँ। तो बिल्कुल है ना, आप गिन लीजिए कि 50-55 दिन के आसपास वो हमारे क्षेत्र के आसपास पहुंचने लगेंगे। तो आप सेवा की वृत्ति है ही आपकी, तो वहाँ आप, हाँ, तो वो एक तो ये ख्याल कैसे आया आपको, क्योंकि कि परिक्रमावासियों को मार्गदर्शिका की जरूरत है, ये इनकी जरूरत होता? हाँ, ये देखिए, मेरा अन्न क्षेत्र जो चलता था तो उसमें मेरे पास में आप यूं कहिए कि सुबह से लेकर रात तक में 200 से 250 परिक्रमावासी निकल जाता है। बाल भोग, भोजन, रात्रि विश्राम में भी रोज 70-80 आदमी हमारे पास में परिक्रमावासी रुकते हैं मेरे पास में। और मैं उनसे सबसे बातचीत करती हूँ।
कहाँ से उन्हें क्या तकलीफ हो रही थी या उन्हें क्या होना चाहिए था। यानी मेरी उनसे काफी बातचीत होती, मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना। उन लोगों से बात करके मुझे ये समझ में आया कि वो पुरानी पुस्तकें, पुराने पीडीएफ लेके चलते हैं जो अपडेट ही नहीं होते हैं, और उसके कारण वो भटकते रहते हैं। वो जो ये पुरानी पुस्तक और पीडीएफ शायद उस समय जब बने थे तब सही होंगे। अपन मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो गलत थे, वो सही थे, पर वो उस समय के अनुरूप थे। अब डैम बन गए, रास्ते बदल गए, ये हो काफी चेंजेस आ चुके हैं अभी आपको। तो पहले कटपोर से ना आपकी समुद्र पे जहाज चलते थे, अब बमलेश्वर से चलने लगे, है ना। तो ये काफी कुछ चीजों में परिवर्तन आ गया। सरदार सरोवर डैम बन गया, उसके कारण रास्ते बदल गए। या हमारे यहाँ पे बरगी डैम, ये तो मुझे ऐसा लगा कि ये अपडेट क्यों नहीं हो रही है। तो मैं 1-2 साल तक तो उनकी पुस्तकों को देखती रही, पीडीएफ को देखती रही मैंने, लेकिन मुझे समझ में आया कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि इनको पीडीएफ या पुस्तक जो है वो थोड़ी सी अपडेट नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब 2-3 साल हो गए मुझे एक ही समस्या को सुनते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। लेकिन बहुत ही कठिन काम है। और देखिए कि पुस्तक की नकल मारना बहुत आसान है, लेकिन पुस्तक को ए से लेके जेड तक बनाना बहुत कठिन काम है। और मुझे ऐसा लगा कि इसको कैसे कर, अच्छा मेरे पास में हर क्षेत्र के परिक्रमावासी आते हैं अन्य क्षेत्र पे, तो मेरी काफी लोगों से पहचान थी, मेरे पास काफी लोगों के फोन नंबर थे। फिर उसी समय लॉकडाउन आया। अच्छा, ये अभी लॉकडाउन के तब जी। तब मैंने जब अब फ्री थे, तब आचार्य जी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया मैंने। वो उनको जब उनकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद करते करते मुझे उनकी भी समस्याएं समझ में आई उसमें। तो मैंने सोचा कि इस पे काम करना चाहिए, और मेरे पास काफी लोगों से मेरी पहचान है। और उस समय तक सोशल आपका ये मीडिया भी बहुत पावरफुल हो चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी उपयोग किया जाए और लोगों से किया जाए। हम लोगों से बातचीत करेंगे। मैंने लोगों से फोन पे, जैसे ओमकारेश्वर से लोगों से बातचीत करना चालू किया, और कि भाई मुझे ऐसी ऐसी पुस्तक बनानी। में लोगों ने, आप मानेंगी नहीं, देखिए लोगों ने तो मुझे बहुत मदद की, लेकिन मैं इसको माई के लिए मैं बोलूंगी आपको कि मुंबई में बैठ के और एक मार्गदर्शिका इतनी आसानी से बनी ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। आसानी से तो नहीं बनी होगी, आप आसानी से इसके पीछे आपकी मेहनत दिखती है। हाँ, आसानी से कहने का मतलब ये है कि इतनी जानकारी लाना। हाँ, बस ये था कि मैंने दिन भर लोगों से फोन पे बात की, दिन भर। और शायद कोई क्षेत्र तो ऐसे थे जहाँ के मैंने 10 लोगों को फोन किया और 10 लोगों से 10 बार बात की। वो शायद मेरा फोन देख के बाद में सोचने लगे होंगे कि दीदी का फोन आ गया, फिर कुछ पूछेंगी। तो ये आप कैसे, मतलब क्या डिस्टेंस, उनसे डिस्टेंस की जानकारी? नहीं, जैसे समझो मैंने आपको फोन किया, आप ओमकारेश्वर में रहती है, आपने मुझे ओमकारेश्वर के 4 आश्रम बताए जो आपको पता थे कि दीदी ये आश्रम है। फिर मैंने आपसे पूछा कि ओमकारेश्वर से कहाँ जाएंगे, तो आपने बोला मोरटक्का जाएंगे, या उसके इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर है उधर का? आपने मुझे मोरटक्का का कांटेक्ट नंबर दे दिया। मैंने मोरटक्का वाले से बात करके मैंने आगे का ले लिया, फिर उनसे आगे से और आगे ले लिया। ऐसे कर करके 1 साल तक मैंने लोगों से जानकारी लेने में आपको साल भर लगा। साल भर आराम से साल भर। किलोमीटर, ये तो आश्रमों की व्यवस्था, आपने आश्रम इंक्लूड किया। हाँ। और फिर किलोमीटर कैसे आपने? किलोमीटर भी मैंने उन्हीं लोगों से, जिन लोगों से मैंने बातचीत करी, जैसे अभी मैंने आपको पूछा कि आपको वहां तक का किलोमीटर मालूम है, तो आपने मुझे बताया कि हाँ 3-4 किलोमीटर है ऐसा। पहली जो मेरी मार्गदर्शिका थी ना, उसमें किलोमीटर अंदाजन थे, क्योंकि गांव के लोगों का अंदाज चलता अलग होता है। हाँ, अंदाज होता है। वो मुझे जब पहली पुस्तक लेके जब लोगों ने परिक्रमा करी, तब वो लोगों ने मुझे बताया कि दीदी किलोमीटर में डिफरेंस है। तब मुझे समझ में आ गया कि हाँ, मैं यहाँ गलत हूँ। दूसरी पुस्तक जब बनी, उसमें बड़ौदा के रोहित प्रधान जी हैं जो परिक्रमा कर रहे थे, पुस्तक थी उनके पास मेरी। अच्छा। उन्होंने मुझे काफी मदद की उसमें किलोमीटर ठीक करने में, क्योंकि वो 3 साल की परिक्रमा में थे।
अच्छा, उनके बहुत समय था। हाँ, उनके पास समय था और उन्होंने किलोमीटर अपने वॉच से उन्होंने सब किया। दूसरी पुस्तक जब आई तब लोगों ने बोला कि इसमें काफी किलोमीटर ठीक है, लेकिन फिर भी किलोमीटर में डिफरेंस है। फिर तीसरी जब पुस्तक निकालनी थी, जब तक 2 साल में मैं काफी जगह मंडला, डिंडोरी सब क्षेत्र में मैं घूमती रहती हूँ, तो मैंने ये अंदाज लगाया। तब मैंने परिक्रमावास में खुद कई आश्रमों में किनारे किनारे, माई के किनारे दुर्गम क्षेत्र में, जैसे टाकिन घाट है और उसके आगे की जो क्षेत्र हैं, जो मंडला के जो क्षेत्र है, मैं उनमें खुद पैदल चली है ना। थोड़ा सा कठिन था क्योंकि वाहन मेरी एक सर्टन जगह तक ही कार जाता था, फिर वहां से हम लोग पैदल उस ट्रैक को देखा मैंने। तो उस ट्रैक स्पेशली मैं कोई ट्रैकिंग या चलने नहीं गई थी, मैं आश्रमों को मिलने गई थी। पर उस रास्ते पे चलते हुए मुझे ये समझ में आया कि किलोमीटर हमारे क्यों सही नहीं है। उसका मुझे सबसे अच्छा कारण मुझे वहां से समझ में आया। क्या कारण था? वो कारण ये है कि देखिए, परिक्रमावासी 3 तरीके से चलता है, मुझे समझ में आया। एक तो माई के किनारे चलता है, माई के किनारे चलते चलते कोई आश्रम ऊपर दिख गया, ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर से उन्होंने बोला कि अरे आप गांव से ही दूसरे आश्रम आप जा सकते हो। वो क्या करते, गांव से गांव दूसरे आश्रम चले जाते, पगडंडी मार्ग छूट जाता है। अब यहाँ से इतने ऊपर गए, फिर वहां से गांव चले गए, फिर वहां से फिर नीचे उतर के आश्रम में आ गए, तो उनके किलोमीटर अलग हो जाते हैं। बराबर। जो किनारे चलता है उसके किलोमीटर अलग हो जाते हैं। और कभी कभी कैसा होता है, गांव छोड़ के कोई उनको बोलता है अरे आप यहाँ से चले जाइए, ये शॉर्टकट है। हाँ। वो खेतों में से पार होते हुए चले जाते हैं, क्योंकि आप चले हो तो आपको अंदाजा है। कोई यानी एक गांव से दूसरे गांव का किलोमीटर अगर आपका 10 है तो उनका 15 होएगा, उनका 20 होएगा। अच्छा, और गांव वालों से आप पूछोगे कि ये गांव से ये गांव कितना है, तो वो बोलेंगे अरे ये तो ना, अरे बिल्कुल वो नीम का झाड़ दिख रहा है ना आपको, बस उसके उस साइड गांव है। उनको किलोमीटर का अंदाज नहीं है, ये सही है। क्योंकि गुजरात में हम ये गांव कब आएगा, कुछ नहीं 2 किलोमीटर है, कुछ नहीं 3 किलोमीटर है। वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर बाद भी नहीं कवर होते थे। हाँ, उनके अंदाज। इसलिए मैं अपनी पुस्तक में हमेशा ये लिखती हूँ कि किलोमीटर तो आपको कोई भी सही नहीं बता सकता है। किलोमीटर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही। आप हमेशा इस चीज को माइंड में, दिमाग में रख के चलिए। नहीं, आपने पर गांव के नाम सीक्वेंस में दिए हुए हैं। हाँ, वो देखिए, मैं गांव के नाम के लिए मैं 100% श्योर हूँ। मैं आश्रमों के नाम के लिए मैं 100% श्योर हूँ। ये आश्रमों से ज्यादा, ये आश्रम जैसे नया आश्रम खुलता है तो वो लोग आपको अप्रोच करते हैं? हाँ, ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि परिक्रमा वासियों के हाथ में मेरी पुस्तक देख के आश्रम वाले मुझे कई बार फोन करते हैं कि इतने आश्रमों की भीड़ है कि दीदी, क्योंकि मेरा उसमें नंबर लिखा हुआ है, हाँ, तो मुझे फोन करते हैं कि हमारे भी आश्रम का आपकी किताब में नाम जोड़ दीजिए ना। तो कुछ आश्रम तो वैसे ही मेरे पास आते हैं और कुछ आश्रम के नाम मेरे परिक्रमावासी भेजते। अच्छा, देखिए, परिक्रमावासियों का भी मुझे इतना स्नेह मिला है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। जो परिक्रमावासी मुझे जानता भी नहीं है, जो कभी मुझे मिला भी नहीं है, लेकिन वो पुस्तक में जब कोई आश्रम नया देखता है और किताब में नहीं लिखा रहेगा तो वो मुझे फोन करता है और वो मुझे बोलते हैं कि दीदी ये आश्रम नया बना है, आपकी किताब में नाम नहीं है। तो मैं उनको बोलती हूँ बाबा जी फोटो ले लो और मुझे भेज दो, एक बोर्ड का फोटो लेके मुझे भेजना। मुझे याद है। हाँ, मैंने आपको भी बोला था ये। ऐसे भी मेरे पास आश्रम आए, यानी परिक्रमावासियों का स्नेह था ये, कि वो चाहते थे कि अगर दीदी पुस्तक बनाई है तो अच्छी बन जाए, यानी वो उनका सपोर्ट था मुझे। नहीं तो ये काम इतना आसान नहीं, मैं तो गई नहीं। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं सबको बनाना। लेकिन इसमें मेरे मित्र मंडल, जो कहना चाहिए नर्मदा खंड के लोग, परिक्रमावासी और आश्रम वाले, सबके मिले जुले। हाँ, जिसको कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा करना हो तो कहते हैं ना पूरी कायनात इकट्ठी हो जाती है। मेरे साथ वही हुआ है। माई ने आदेश दिया मार्गदर्शिका बनाओ, और उन्होंने उसको बनाने के लिए मुझे पूरा
सपोर्ट करके दे दिया चारों बाजू से कि बनाओ। मैंने सिर्फ उसको बना लिया। हाँ, मेहनत तो सिर्फ इतनी थी कि मैं खूब लोगों से, और बड़ा आनंद भी आया, खूब लोगों से बात की मैंने। अब गांव के लोग हैं, आप कभी आप उनको फोन करो 2-5 मिनट तो बात ही नहीं करते, आधा पौना घंटा बात करते। और उनको पता चल जाए कि मेरा फोन आया है तो बड़े उससे बात करते, अपने 2-4 लोग घर के लोगों से भी बात करते। दीदी हमारी धर्म पत्नी से भी बात कर लीजिए आप। हाँ, हमारे बहुत एक अलग है ना, मतलब हम जिनको जानते भी नहीं, मेरे पोते से बात कर रहा, अरे वो पोते को हमने देखा भी नहीं है, उनकी ये बहुत, मेरे को ये मासूमियत है ना उनकी, बहुत मासूम है दिल से। आप मानेंगे नहीं, डिंडोरी क्षेत्र के एक आश्रम की बात बताती हूँ, ये मैंने अपने ग्रुप पे भी लिखा था। बड़ी मजेदार बात है। मुझे एक परिक्रमावासी ने, वहां पे एक लेडी है जो अपने घर से सेवा करती हैं, तो उनका मुझे फोन नंबर लिखा है, सावित्री पुसाम करके हैं। अच्छा। वो अपने घर से सेवा देती हैं, तो उनका नंबर लिखा कि दीदी आप जब आपकी मार्गदर्शिका बनाओगे तो उनका नाम लिखना। मेरी पुस्तक में उनका नाम लिखा है मैंने। अच्छा। मैंने उनका फोन नंबर लिया, फिर जिस दिन मैं मार्गदर्शिका उस क्षेत्र के लिख रही थी तो मैंने उनको फोन किया। मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा मैं सीमा बोल रही हूँ मुंबई से, तो उनको मेरा नाम याद था। मैंने सिर्फ इतना ही बोला है, उन्होंने मेरी आगे की बात तो सुनी नहीं, उन्होंने फटाफट अपने अड़ोस पड़ोस वालों को आवाज लगाना चालू कर दिया, जल्दी आओ सीमा दीदी का फोन आया मुंबई से, आओ। अब हाँ, फिर मैंने उनको पूछा आपके आश्रम का नाम और सब बताइए। उन्होंने बोली ग्रस्त जो भी है उन्होंने सब बताया। दीदी ये हमारी भुआ जी हैं, इनसे बात कर लो। हाँ, हमारी जे हैं, हमारी मामी हैं। मैंने 2-2 मिनट बात की, तो भी 2-4 लोगों से बात की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनके मन में एक ऐसा इंप्रेशन आए कि वे बम्बई से फोन करो तो देखो वे कितने वो कर, है ना, ऐसा भी नहीं आना चाहिए उनके मन में। फिर मैंने उनको बताया कि मैं माफी चाहती हूँ आपसे, बहुत देर हो गई मुझे भी बात करते और मैंने कहा बोले हैं ना, लेकिन मैंने उनको बोला कि जब मैं कभी आपके क्षेत्र में आऊंगी, मैं आपके घर आऊंगी, तब आप सबको बुलाना, हम लोग खूब बैठ के बातें करेंगे। तो एक भोलापन है, एक उन्हें आज के जमाने की ये जो कहते हैं छल कपट वाली भावना कोई छू ही नहीं है अभी तक उनको। सच में ये मैया के खंड का ही असर है मुझे लगता है। स्पेशली देखिए नर्मदा खंड में अभी जो जिस क्षेत्र को मैं सबसे अलौकिक, सबसे दिव्य क्षेत्र बोलूंगी अगर, तो वो अब जो बचा है वो मंडला से अमरकंटक का ही क्षेत्र बचा है। हाँ, उस पर मैंने पढ़ा आपका कि आप उस पे काम कर रही हैं अभी। बाकी पूरा क्षेत्र हमारा प्रोफेशनल होता जा रहा है काफी। जो देखिए शहर, वो कहते हैं ना कि आधुनिकीकरण की जो भेंट है उसमें सभी चपेट में आने ही वाले हैं, पर अभी तक उस क्षेत्र के लोग नहीं आ पाए हैं, मंडला से अमरकंटक के बीच का। बराबर। और वो क्षेत्र इतना दिव्य है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको मैया के साक्षात अनुभव अगर आपको करना है, मंडला से वही क्षेत्र एक बचा है जहां आपको माई के दर्शन होंगे। लोग स्किप करते हैं इसको। हाँ, ये स्किप करते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोग ही हैं। क्यों? हमारे क्षेत्र के लोग ही उनको यह बता देते हैं कि अरे उस क्षेत्र से मत जाओ, बहुत दुर्गम है, उधर भोजन नहीं मिलेगा, उधर जंगली जानवर हैं, डरा देते हैं उन्हें। और थोड़ा समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ, और दूसरा क्या है कि देखिए जो लोग पहले के लोग मंडला से ही जाते थे, मंडला दुर्गम क्षेत्र था, कभी था, अब नहीं रहा। अब तो गडकरी जी हमारे सब जगह रोड बना दिए उन्होंने, तो अब तो कोई वो नहीं। लेकिन मैं परिक्रमा वासियों को वही बोलती हूँ कि ये जो सड़क बनाई है गडकरी जी ने, वो वाहन के लिए, लोगों की सुविधा के लिए बनाई है, परिक्रमा वासियों के लिए नहीं बनी है। परिक्रमा वासियों को तो पुरातन मार्ग से ही चलना है अगर हमें परिक्रमा करनी है तो। पर लोग क्या करते हैं, 70-80 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, उस चक्कर में शॉर्टकट अपनाते हैं। सही है। तो लेकिन शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में वो जो माई का जो सानिध्य है वो छोड़ देते। अच्छा, दूसरा हमारे वहाँ के लोग उन्हें बता देते कि वो बरगी डैम का जो बैक वाटर आ जाता है, तो उनको बोलते हैं आप नर्मदा जी आपकी क्रॉस हो जाएगी। लेकिन
आप शूलपानी में से आए तो नर्मदा जी तो आप वहीं क्रॉस करके आ चुके हैं। फिर क्या, आप सरदार सरोवर डैम, आप उत्तर तट से आए, आप नर्मदा जी को वो इंक्लूड नहीं करते हैं अभी हम तो। देखिए, मानव निर्मित कोई भी हो, चाहे वो नहर हो, चाहे आपका कुछ भी हो, जो मानव निर्मित है उसमें आपको कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, मैया का जो प्राकृतिक प्रवाह है उसको आप क्रॉस करेंगे तो आपको दोष लगता है। बराबर है। अभी हर जगह पाइपलाइन डली है, गुजरात में सब जगह नर्मदा जी का जल अहमदाबाद में आ रहा है। तो फिर अब तो आप चल ही रहे हो ना, आप चल ही रहे, तो ये चीज आप क्यों लोगों की क्यों सुनते हैं? मुझे तो लगता है वहाँ क्रॉस करो, ये सब तो नियम बने, ठीक है, इधर से भाव जो जितना आप मैया के साथ रहते हो उतना भाव आता है, उसी भाव से चलो बस। मैं सबको वही बोलती हूँ कि जो आपके जो भाव है ना, जो आपका जो दिल और दिमाग माई से जोड़ के रखिए, लोगों से मत जोड़िए। आप लोगों से पूछोगे तो लोग आपको चार बताए। अभी कई लोग, जैसे देखिए फेसबुक पे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, फेसबुक पे लोग लिखते हैं कि हमें परिक्रमा पे जाना है, कैसे जाएं, क्या करें। तो कई लोग उनको क्या लिखते हैं मालूम है? अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैग उठाई चल दीजिए, मैया आपके साथ है। मैया आपके साथ है, मैं मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि वो साथ है जब ही तो आप चलोगे, नहीं तो आप चलोगे कैसे? सही। लेकिन कहीं पे भी जाएं तो थोड़ा सा वहाँ का स्टडी हमें करना चाहिए, वहाँ के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी लेनी चाहिए पहले से। अभी आप 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ आप जाते हैं, तो आप इतना तो आप पता करना है, आपको पता करते ही है ना कि आप यहाँ से, आपके वहां से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर आप हरिद्वार जाएंगे, फिर आपको वहां से टैक्सी, आप 4 लोग जो यात्रा करके आए उनको पूछोगे ये टैक्सी कितने में मिलती है, वो कुली लोग कितने में लेते हैं, वो वहां आप पता करते हैं। और नर्मदा परिक्रमा करने जाएंगे जब आप बोलते बैग उठाए चल दीजिए। यही बात ना, अभी कल परसों में जब आचार्य जी का पिछला इंटरव्यू किया, उनको मैंने ये पूछा था कि परिक्रमा निकलना तो क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या आपके हिसाब से करना। सेम चीज बोली उन्होंने कि मैया के वहाँ के खंड के बारे में, वहाँ के जो आश्रम है, जो संत है, या वहाँ के जो धार्मिक है, उनकी थोड़ी मालूमात करो फिर निकलो, जैसे आप बोले अभी। सही है, क्योंकि देखिए घर में रहना और आश्रम में रहना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये आपने परिक्रमा की, आपको अनुभव है, बहुत फर्क है। घर में आप पलंग पे सोते हैं, आश्रम में आपको जमीन पे सोना है। घर में आप बहुत सारी सुख सुविधाओं के बीच में रहते हैं, आश्रमों में ये सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। आश्रम अलग है, लेकिन लोग इन सब चीजों को जानना ही नहीं चाहते। और जो 4 लोग जो लिख देते फेसबुक पे, जिन्हें खुद को अनुभव नहीं है, ऐसे लिख देते हैं और उनकी बात समझ लेते हैं वो। लेकिन जो लोग जो परिक्रमा कर चुके, जो लोग लिख रहे हैं या जो कर रहे हैं, उनसे वो क्या बता रहे हैं, आप उनके अनुभव सुनिए ना, उनके बारे में पढ़िए। अभी लोग किताब लिखते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, इन्होंने अपना धंधा बना लिया, किताबें लिख रहे। किताब से याद आया मेरे को, आपने आचार्य उदयन जी की जो मराठी में है जी, नर्मदा परिक्रमा एक आनंद यात्रा, उसका आपने हिंदी में अनुवादित किया है ना? जी, जी। ये कैसे आपका सौभाग्य हुआ, क्योंकि वो इतने मतलब वो संत, महान संत हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उनसे बात करने के बाद, जैसे अभी आप, इन्होंने अगर मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा, पिछला वीडियो देखा होगा, तो लगेगा समझ में, वो उनसे बात करने में ही तो उनकी लिखान में भी उतनी मधुरता, मिठास है। आपका कैसे संपर्क हुआ उनसे? आप मानेंगे नहीं, मैं आज तक उदयन आचार्य जी से नहीं मिली हूँ। तो मतलब आपने किताब लिखी, आप आज तक उनसे नहीं मिली हूँ। ये बस देखिए, उनकी पुस्तक, मुझे मराठी पढ़ना आता है, मैं सिर्फ मराठी बोल नहीं पाती पर मैं मराठी पढ़ना अच्छे से जानती हूँ। तो मैंने आज मेरे पास में जो नर्मदा को लेके मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। आप आचार्य जी की पुस्तक भी है मराठी में मेरे पास में, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है। मैंने और भी लोगों की पुस्तक पढ़ी है। आचार्य जी की पुस्तक पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि पुस्तक में एक ऐसा प्रवाह है कि इसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो हिंदी पढ़ने वाले लोगों को भी एक बहुत अच्छी एक पुस्तक पढ़ने को मिलेगी। ये कौन से साल आपने? लॉकडाउन में पढ़े आपने? तो उसका लॉकडाउन का बेनिफिट उठा लिया। हाँ, तो मैंने आचार्य जी का फेसबुक पे मैंने उनको ऐसे ही लिख दिया। मैंने बोला आपकी किताब का हिंदी में अनुवाद होना चाहिए। आपकी उस समय उनकी मराठी की पुस्तक
पब्लिश हुई थी और उसका काफी फेसबुक पे आता रहता था। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जैसे मैंने उनको लिखा ऐसे उन्होंने भी मुझे लिख दिया क्या कि दीदी आप ही कर लीजिए। अच्छा क्योंकि हम फेसबुक से एक दूसरे को परिचित थे, बाकी हम नहीं जानते थे कुछ इतना। बात आई गई होगी। मैं उनकी बात पढ़ के मुझे हंसी आई। मैंने सोचा यार इसके पहले आपने कभी की थी किसी? मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा आचार्य जी मुझे बोल रहे कर लीजिए। मैं बोला यहाँ कुछ आता ना जाता ऐसा वो बात आई गई होगी। हाँ, लेकिन उनकी ये बात दीदी आप कर लीजिए कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलती रही। मैंने बोला यार इतनी अच्छी पुस्तक, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा पर हमारे हिंदी में पुस्तक नहीं थी। परिक्रमा के ऊपर कोई अनुभव की पुस्तक, अनुभव की किसी की पुस्तक नहीं थी। देखिए वेगड़ जी की पुस्तक थी, अमृतलाल वेगड़ जी, अगर आपने नाम सुना होगा तो। वो मेरे लिए अमृतलाल वेगड़ जी की पुस्तक जस्ट लाइक ग्रंथ है। अच्छा। जिसको मैं बहुत आदर सम्मान जिसको मैं बोलूंगी। अच्छा। और जबलपुर में वेगड़ जी और हम पड़ोसी थे। उनका और मेरा घर एक ही एरिया में पास रहते थे। अच्छा। वेगड़ जी की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे ना तो साहित्यिक उसको कहना चाहिए ना कि एक इतनी सुंदर पुस्तक है। वो मतलब क्या परिक्रमा के ही अनुभव लिखे। उन्होंने पैदल परिक्रमा की, पर वेगड़ जी ने खंड खंड में परिक्रमा की। अच्छा। कई सालों में, 30-35 सालों में। अच्छा। और ऐसे समय में करिए जब बरगी डैम भी नहीं बना था। सरदार सरोवर डैम भी नहीं था, बरगी डैम भी नहीं था। उस समय डैम ही नहीं थे। उस समय बरगी डैम का काम प्रारंभ होने वाला था। वेगड़ जी ने उस समय परिक्रमा की थी जब इतनी कठिन थी। कई जगह तो उन्होंने पुलिस वालों को उनको सुरक्षा के लिए उनको दिया गया था। अच्छा। शूल पानी की झाड़ी और वो सब क्रॉस करने के लिए। तो आपने वो पढ़ी था? तो हाँ, तो वो तो हम बहुत सालों से पढ़े हैं। वेगड़ जी हमारे जबलपुर के थे, उनकी 3 पुस्तकें थी, वो तो खूब मैंने पढ़ी। और वो पुस्तक तो ऐसी थी कि मुंबई से जबलपुर हमको पहले ट्रेन से जाना पड़ता था, फ्लाइट नहीं चलती थी। तो 16 घंटे की जर्नी है हमारी यहाँ से। तो 16 घंटे की जर्नी का टाइम पास सबसे बढ़िया किताब थी हमारी वेगड़ जी की। जितनी बार पढ़ो उतना ही आनंद आता था उसको। अच्छा। तो वो हमेशा मेरे पास रहती थी। तो लेकिन वेगड़ जी की पुस्तक जो थी वो अलग थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वेगड़ जी आचार्य जी की पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसी किताब हमारी हिंदी में होनी चाहिए। तो हिंदी में पुस्तकों का अभाव था। अच्छा, 2015 में मैंने वाहन से मैं और चौधरी जी हम पूरा नर्मदा खंड घूमे। अच्छा। करीबन 40 डेज हम लोग पूरा नर्मदा खंड। ये कौन सा साल बताया आपने? 2015 में 2015। यहाँ से हमने गुजरात से चालू किया, नारेश्वर से नारेश्वर तो आपने तक। मतलब परिक्रमा ही मतलब उठाई थी ऐसी कि? देखिए मैं आपको सच बताऊं ना, वाहन से परिक्रमा को मैं परिक्रमा का शब्द नहीं बोलती। वो परिक्रमा शब्द का अपमान है। वाहन से परिक्रमा नहीं होती है, वाहन से नर्मदा दर्शन होते हैं। आचार्य जी ने भी यही कहा कि मेरी पहली असफल हो गई। मैंने कहा आपने तो कर ली ना, बाकी गाड़ी से की ना। बोले मैं उसको नहीं मानता हूँ। मतलब वो भी नहीं, मतलब नहीं परिक्रमा, क्योंकि वो पैदल परिक्रमा वासियों का अपमान है अगर हम वाहन को परिक्रमा कहें। ये तो आजकल लोगों ने देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोलो। तो देखिए वाहन नहीं से चलना है, हमारे शास्त्रों में भी वाहन से परिक्रमा आपको शास्त्र सम्मत है। किन लोगों को? वृद्ध लोगों को, जिनको शारीरिक तरीके से कोई तकलीफ है उनके लिए वाहन से परिक्रमा मान्य है। हम जैसे अच्छे खासे लोगों को वाहन से परिक्रमा कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तो इसलिए मैं उसको परिक्रमा शब्द का उपयोग ही नहीं करती हूँ, मैं उसको नर्मदा दर्शन बोलती हूँ। क्योंकि और पैदल में चल नहीं सकती हूँ इतना। तो मैंने सोचा लेकिन मुझे घूमना था, मुझे नर्मदा खंड देखना था। तो मैंने उसको वाहन से की, क्योंकि जो मेरे बस में था मैंने वो काम उस समय आपको एक आइडिया आ गया था जनरल की कैसे? हाँ, उस समय मुझे एक समझ में आ गया था कि नर्मदा परिक्रमा क्या होती है। क्योंकि उस समय हमने बहुत पैदल परिक्रमा वासियों को भी देखा था। उनसे मैंने बातचीत भी करी और हमें जो स्थान अच्छा लगता वहां हम 1-2 दिन रुकते थे।
परिक्रमावासी को देख के एक अलग ही सुकून मिलता है ना। हाँ, एक मतलब अलग तरह की अनुभूति होती है। हालांकि वो 2 ही कपड़ों में, वही एक सफेद वेशभूषा उनकी, हम पूरे तरह से टैन हो चुके रहते हैं, हमें खाने के लिए हम बिल्कुल पतले दुबले हो जाए, सामान लगा हुआ है, कहीं भी बैठे हैं, कहीं बोलते बैठ जाओ तो हम कहीं भी जमीन में बैठ जाते हैं, वो भी भावना नहीं रहती कि आप सोफे पे बैठे कहाँ बैठे, है ना। वो एक पर उनको देख के एक अलग ही आनंद आता है। हाँ, क्योंकि वो मैया शायद उसमें वो हाँ, देखिए मैं बताऊँ आपको, जो परिक्रमावासी होता है ना, वो जब परिक्रमा प्रारंभ करता है, जब वो संकल्प पूजन जो करता है, उस समय से ही उसमें एक दिव्यता आ जाती है। आप देखिए, आपको परिक्रमावासी आपको काला पीला दिखेगा, मैले कुचले कपड़े दिखेगा, फटी चप्पल, फटे पांव भी, पर उसको देख के भी आपका सिर आदर से झुकेगा। यस, आप ऐसा नहीं करोगे कि ऐसा मन में भाव नहीं आएगा, नहीं आता है। आप उनके चरण कितने भी गंदे होंगे पर आप बड़े श्रद्धा से उनके चरणों को छूते हो आप, है ना। तो ये एक हम जो प्रणाम कर रहे हैं या हम जो कर रहे हैं, उस दिव्यता को कर रहे हैं जो उनके अंदर समाहित हो गई है परिक्रमा करने से। उसमें इसलिए देखिए, ये एक सबक है हम लोगों के लिए कि आपका रूप रंग, आपका पद प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आपके कर्म का मूल्य है। आप परिक्रमा कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, मैं आपके उस कर्म का आदर कर रही हूँ। पर इसीलिए जो मैं अब मेरे ऊपर से बताती हूँ कि मैंने साधना की 3 महीने परिक्रमा चल के, पर साधना इसीलिए कि आप जैसे लोग सेवा के लिए तत्पर थे। तो मेरे को लगता है कि साधना से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेवा है। जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। क्योंकि आप मार्गदर्शिका तो हमें काम देती है, आश्रम है, पद बताने वाले लोग हैं, उसके कारण ही हम चल पाए, वरना कैसे चल पाते। बिल्कुल। तो हम बात करते हैं अपने आचार्य जी के बुक के ना, आगे क्या हुआ फिर आप बता रहे थे। हाँ, तो जैसे आपने मैंने बात की, मैंने सोचा यार, बैक ऑफ द माइंड वो चलता ही था कि यार हिंदी में एक पुस्तक होनी चाहिए थी कि हमारे क्षेत्र के। देखिए, उसमें मैंने इस पुस्तक में भी इस चीज को बहुत क्लियर लिखा है कि इसका हिंदी अनुवाद करने में मेरा स्वार्थ था कि पब्लिक तक पहुंचे, क्योंकि हमारे हिंदी भाषी लोगों को पढ़ने के लिए हिंदी में नर्मदा जी के परिक्रमा का कोई ऐसा पुस्तक ही नहीं था कि जो उसको पढ़े। और मराठी में तो बहुत सब था, और मराठी में सबसे ज्यादा प्रेरणा लोगों को चितले मैया से मिलती थी, जिनके ऑडियो सुनते थे वो, लेकिन वो मराठी भाषा में थे। लेकिन हमारे हिंदी भाषियों को क्या, और सबसे ज्यादा नर्मदा जी का क्षेत्र हमारे पास है। ये बात भी सही है। हाँ, तो वो एक स्वार्थ था मेरे मन में। सही है। तो वो स्वार्थ ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, इसका अनुवाद करते हैं। और इसी बात पे ना बताऊं, चैनल पे भी जब आप हिंदी में डालती हूँ ना, तो लोगों के कमेंट्स हैं, आप देख रहे हो कि आपने बहुत अच्छा किया जो हिंदी में दिखा रहे हो। क्योंकि हम देखो कितना महाराष्ट्र में तक करते हैं, इनको मराठी समझने वालों को हिंदी भी समझती है, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि आप हिंदी में बोलते हो, तो हमें वो कन्वे होती चीजें। हाँ, देखिए ऐसा है, जैसे अभी मुझे पुस्तिका के लिए कई लोगों का फोन आता है, अपने महाराष्ट्र से आएगा, तो वो लोग मुझे पूछते हैं कि पुस्तक हिंदी में है कि मराठी में है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हिंदी में है, लेकिन हिंदी और मराठी शब्द अगर आप देखेंगे तो 2-4 शब्द थोड़े से इधर उधर हैं, बाकी तो आप अगर मराठी पढ़ना जानते तो आप हिंदी भी पढ़ लेते हैं। मैं बोला, आपको सिर्फ गांव के नाम और किलोमीटर चाहिए, तो आप हिंदी में पढ़े या मराठी में पढ़े, आश्रमों के नाम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर कोई लेख हो तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और ये तो सिर्फ गांव के नाम है, तो गांव बुधनी भी हिंदी में पढ़ सकते हो और मराठी में भी बुधनी आएगा। वो आपको तो पूरा एकदम ऐसा मैप आपके आंखों के सामने होगा ना। क्योंकि अगर कोई बता दे कि मैं यहाँ पे हूँ और ऐसा था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो और मुझे ये भी ध्यान आ जाता है कि उस क्षेत्र में कौन सेवा कर रहा है, या उस क्षेत्र में नर्मदे हर। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मुलाकात बहुत पसंद आई होगी, और भी बहुत सारी जानकारी जो हमें उनसे लेनी है। अगले भाग में फिर हम विस्तृत उनसे वार्ता करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नर्मदे हर।